दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम परेश है। मेरी ही बेटी ने मेरी जायदाद हड़पने के लिए अपने पति के साथ मिलकर एक ऐसा घिनौना खेल खेला जिसने मुझे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। वो हर लम्हा मेरा पीछा कर रहा था। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता रहता था। मैं कहाँ जाता हूँ, कितना टाइम गुजारता हूँ। जब मैंने अपनी बेटी की इस जासूसियत का पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो सिर्फ मेरी जासूसी ही नहीं कर रही है, बल्कि मेरी उम्र 60 साल हो गई है। मैं एक ऐसा रिटायर्ड टीचर हूँ जिसने सालों तक बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी पत्नी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने उसूलों और अपनी मेहनत की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी को खड़ा किया। मेरी सुबह आज भी ठीक सुबह के 7 बजे शुरू होती है। सबसे पहले मैं नहा धोकर किचन में जाता हूँ और अपने लिए अदरक और इलायची वाली कड़क चाय बनाता हूँ। पत्नी के मरने के बाद मैंने ही घर के सारे काम किए थे, इसलिए मुझे कभी घर में अपने अलावा और अपनी बेटी के अलावा किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं हुई। चाय की इस कड़क खुशबू के साथ मैं अखबार पढ़ता था। मेरे पास मेरा अपना फिक्स डिपॉजिट है और ये 3 कमरों का घर है जिसकी कीमत आज के दौर में करोड़ों रुपए की है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश राजकुमारी की तरह की थी। उसे खूब पढ़ाया लिखाया था, उसे घर की जिम्मेदारियों में बांधकर नहीं रखा था और ना ही कभी किचन में दाखिल होने दिया था। सोसाइटी के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब्जी वाले से लेकर चौकीदार तक सब मुझे सर कहकर पुकारते हैं। मेरी जिंदगी मेरी बेटी के साथ बहुत सुकूनदायक थी। मुझे हमेशा इस बात पर गर्व था कि मैंने अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा किया। मैंने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ, उसकी अच्छी शिक्षा और उसके अच्छे भविष्य के लिए बिना किसी शिकायत के कुर्बान कर दी थी। मेरी बेटी का नाम रश्मिका है। 25 साल की रश्मिका, जो अब शादी के लायक हो गई थी, मगर अभी भी वो पढ़ाई कर रही थी शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में। एक वक्त था जब मेरी बेटी मेरे बिना दिन की शुरुआत भी नहीं कर सकती थी। जब वो स्कूल और कॉलेज में थी तो घर आते ही दरवाजे पर सबसे पहले मुझे आवाज़ लगाती थी, पापा, जल्दी से मुझे बताइए कि आज आपने मेरे लिए खाने में क्या बनाया है। उसकी आवाज़ पूरे घर की खामोशी को खुशियों से भर देती थी। वो मेरा गर्व थी, मेरे जीने की इकलौती वजह थी। लेकिन फिर अभी 3 साल पहले उसकी ज़िंदगी में राकेश आया, जिसे वो प्यार से रॉकी बुलाती थी, और बस तभी से मेरी दुनिया धीरे धीरे खिसकने लगी। राकेश दिखने में सुंदर था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वो बहुत कॉन्फिडेंट और इंटीरियर डिज़ाइनर था। मेरी बेटी का उसके साथ अफेयर कब से चल रहा था ये तो मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने रश्मिका से कहा कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, तब उसने कहा कि पापा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। रश्मिका मेरी इकलौती बेटी थी और वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि जब वो मुझे अपनी पसंद के बारे में बताएगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। इसलिए उसने रॉकी को मुझसे मिलने के लिए बुला लिया। वो बहुत ही मीठा बोलता था। उसने मेरे पैरों में गिरकर आशीर्वाद लिया था। उसने कहा था कि मैं रश्मिका से प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने बताया था कि उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक बहन है जिसकी वो शादी कर चुका है, बाकी कोई नहीं है। रश्मिका का कहना था कि पापा प्लीज़ मान जाइए, प्लीज़ मेरी शादी रॉकी के साथ ही कीजिए, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर उसकी शादी राकेश के साथ कर दी, लेकिन ऐसे ही आंखें बंद करके नहीं। पहले मैंने उसके बारे में जांच पड़ताल निकाली थी। मुझे पता चला कि वो अच्छा इंसान है, उसमें कोई बुराई नहीं है। शादी वाले दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वो विदा होकर रॉकी के साथ उसके घर नहीं जाएगी, क्योंकि वो रेंट पर रहता है। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है। उसने मुझसे जिद की कि वो रॉकी के साथ इसी घर में रहना चाहती है। मैंने उसकी ये जिद भी मान ली, क्योंकि मैं भी अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता था। मेरा जो कुछ भी था वो सब मेरी बेटी का ही तो था। मेरी जिंदगी कब तक की थी? मैंने पहले ही सोच रखा था कि मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम करके जाऊंगा। लेकिन रॉकी से शादी के बाद मेरी बेटी बहुत बदल गई थी। जो बेटी घर आते ही मुझे पुकारती थी, अब वो डायरेक्ट अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती थी। वो ज्यादातर रॉकी के साथ रहती थी, कभी मूवी देखने जाती थी, कभी शॉपिंग कर रही थी। उसके पास अपने पिता के लिए समय नहीं था।
मेरे खिलाफ ये साजिश और दिमागी खेल उस समय शुरू हुआ जब उन्होंने बहुत ही चालाकी से मेरे दिमाग और मेरी याददाश्त पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है। पिछले महीने का ही रविवार था। हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। घर का माहौल पहले से ही कुछ भारी था। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही खाना परोसते समय रश्मिका ने अचानक एक गहरी सांस ली और कहा, पापा, आपको याद है पिछले हफ्ते आपने गैस का बर्नर खुला छोड़ दिया था। शुक्र है मैं उस दिन अचानक किचन में चली गई थी। हमारे घर में आग लग सकती थी। मैं ठिठक गया। मेरे हाथ में पकड़ी हुई चम्मच वहीं रुक गई। मैंने हैरान होकर कहा, रश्मिका, तुम क्या कह रही हो? खुली नहीं छोड़ी थी और तुम तो पिछले हफ्ते रॉकी के साथ हनीमून पर गई हुई थी। रॉकी ने अपनी प्लेट से नजर हटाई और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ। ये शायद मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। रॉकी ने बहुत ही सीरियस और डॉक्टर जैसे स्टाइल में कहा, पापा, रश्मिका सच कह रही है। आजकल आप चीज़ें बहुत भूलने लगे हैं। आपको याद नहीं रहता। ये चीज़ मैं भी नोटिस कर रहा था। कल भी आपने रश्मिका को फ़ोन करके कहा था कि आप बैंक जा रहे हैं और पासबुक नहीं मिल रही है, जबकि कल तो दूसरा हफ्ता था और बैंक बंद था। मेरा सर चकराने लगा। मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने ऐसा कोई फ़ोन नहीं किया था। मैंने रश्मिका और रॉकी को समझाने की बहुत कोशिश की थी। रश्मिका बेटा, मुझे सब याद रहता है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों मेरा फ़ोन चेक कर सकते हो। मैंने कल तुम्हें कोई कॉल नहीं की। लेकिन रॉकी ने धीरे से टेबल के ऊपर से रश्मिका का हाथ पकड़ा और एक बहुत ही फ़िक्रमंदी भरे अंदाज में बोला, रश्मिका, उम्र के साथ ऐसा होता है। हमें पापा पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका ख्याल रखना चाहिए। वो इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं। कल को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरे घर में मेरी ही डाइनिंग टेबल पर मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुझे झूठा, धोखेबाज और दिमागी तौर पर कमज़ोर साबित करने की पूरी तैयारी कर ली थी। ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी। मुझे अंदर ही अंदर घुटन होने लगी। जाते समय जब मैं दरवाजे पर खड़ा था, रश्मिका ने बहुत ही सहूलत से मेरा फ़ोन मांगा। पापा, आपका फ़ोन बहुत पुराना हो गया और हैंग हो रहा है। दीजिए, मैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती हूँ। उसमें एक नया सिक्योरिटी फीचर भी डाल देती हूँ, ताकि अगर कभी फ़ोन खो जाए या आप रास्ता भटक जाएं तो हम आपको ढूंढ सकें। मैंने हमेशा की तरह अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए बिना सोचे समझे उसे अपना मोबाइल दे दिया। मुझे क्या पता था कि वो मेरी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि मेरी आज़ादी को कैद करने के लिए एक ट्रैकर ऐप डाल रही थी। जब वो दोनों चले गए तो मैं अपने पुराने सोफे पर बैठा रहा। घर में खौफनाक खामोशी थी। मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया है और वही बेटी एक दिन अपने पति के कहने पर अपने पिता को दिमागी तौर पर बीमार साबित करने पर तुल जाती है। ये बेइज्जती इतनी गहरी थी कि उसने मेरे अंदर के पिता को मार दिया था और एक चौकन्ना आदमी उज्ज्वल किया। इस रविवार के बाद से मेरे घर की हवा जैसे बदल गई थी। रॉकी और रश्मिका के जाने के बाद जब मैंने अपना मोबाइल वापस अपने हाथ में लिया तो मुझे उसमें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरे दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कुछ बहुत ही बारीक लेकिन डरावना बदलाव मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुसने लगा। मेरा फ़ोन, जिसे मैं दिन में सिर्फ एक दो बार चार्ज करता था, अब दोपहर होते ही पूरी तरह डिस्चार्ज होने लगा था। जब भी मैं उसे छूता तो वो पीछे से हल्का गर्म रहता था, जैसे उसके अंदर कोई मशीन लगातार काम कर रही हो। सबसे अजीब बात तब भी जब एक सुबह मैं अपनी चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था और मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर एक बैंक का एसएमएस फ्लैश हुआ। इससे पहले कि मैं इस मैसेज को खोलकर पढ़ पाता, वो नोटिफिकेशन अपने आप स्क्रीन से गायब हो गई। मैंने घबराकर इनबॉक्स खोला। वो मेरे बैंक से आया एक अलर्ट था, जिसमें लिखा था कि नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करने की एक नाकाम कोशिश की गई है। मेरी आत्मा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, लेकिन इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये ना समझ सकूँ कि कोई मेरे पैसों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से रॉकी जिस तरह से मेरी फिक्स डिपॉजिट और इस घर की कीमत के बारे में गोलमोल सवाल पूछता था, वो सब एक खतरनाक पहेली के टुकड़े की तरह आपस में जुड़ने लगा था। मैंने फौरन अपनी अलमारी खोली और अपने बैंक की पासबुक और वसीयत के कागजात चेक किए। वो वहीं पर रखे हुए थे जहां मैंने उन्हें रखा था, लेकिन मेरे दिल का सुकून पूरी तरह छिन चुका था। अगले दिन दोपहर के समय मुझे एक और गहरी और कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा। घर में अकेले बैठे बैठे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी ताज़ा हवा खाऊं और बाजार से कुछ ताज़ा फल ले आऊं। दोपहर की तपती हुई गर्मी में अपना छाता लेकर मैं करीब के बाजार तक गया था।
मैं अभी आम छाट रहा था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। रश्मिका का फ़ोन था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, बिना कोई हेलो कहे उसने एक बहुत ही सख्त और लगभग डांटने वाले अंदाज में पूछा, पापा, आप इस तपती हुई धूप में बाजार में क्या कर रहे हैं? आप घर पर क्यों नहीं हैं? मेरे हाथ से फलों की थैली लगभग छूट ही गई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने रश्मिका को नहीं बताया था कि मैं बाजार जा रहा हूँ। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मैं अचानक घर से निकला था। मैंने कांपते हुए अंदाज में खुद पर काबू पाते हुए पूछा, रश्मिका, तुम्हें कैसे पता कि मैं बाजार में हूँ? फोन के उस पार एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, जैसे वो अपना जवाब सोच रही हो। फिर उसने झूठे अंदाज में कहा, पापा, फिर भूल गए? सुबह ही तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि आज आप पूरा दिन घर पर आराम करेंगे क्योंकि आपके घुटनों में दर्द है। और अभी रॉकी उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने आपको बाजार में देखा। पापा, आप आजकल कुछ भी बोलकर भूल जाते हैं, ये ठीक नहीं है। आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। सड़क के बीचों बीच इस शोर और धूप में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक कदम भारी हो गया हूँ। रॉकी तो इस रास्ते से गुजर ही नहीं सकता था क्योंकि बाजार का यह हिस्सा नो पार्किंग जोन था और यहाँ कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। वो झूठ बोल रही थी। मेरी अपनी बेटी मेरे ही चेहरे पर इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी और मुझे ही पागल साबित करने की कोशिश कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं सड़क पर खड़े होकर चीखूं, उसे बताऊं कि मैं कोई बूढ़ा कमजोर और भला आदमी नहीं हूं। लेकिन मैंने अपनी मुट्ठियां मजबूती से बंद कर ली थी। मैंने एक लंबा सांस लिया और अपने आंसुओं को अपनी पलकों के पीछे छुपा लिया। मैंने बहुत ही सुकून भरे अंदाज और सादा सी आवाज में कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो रश्मिका, मैं घर ही आ रहा हूँ। मैंने फ़ोन काट दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं रोया, अगर मैंने अपना संतुलन खोया, तो उन्हें और भी ज़्यादा सबूत मिल जाएंगे, ये साबित करने के लिए कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे अपने जज्बात पर पूरी तरह काबू रखना था। मेरा दुश्मन बाहर नहीं था, वो मेरे अपने परिवार का हिस्सा था और वो मेरे हर कदम पर नज़र रखे हुए थे। घर लौटते समय मेरे कदम अपने आप हमारी सोसाइटी के बाहर बनी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की तरफ मुड़ गए। वो दुकान एक जवान लड़के की थी। पहले उसकी दुकान उसके पिता चलाते थे और अब वो दोनों बाप बेटा नए तरीके से काम को संभाल रहे थे। पिछले काफ़ी समय से वो दोनों बाप बेटे इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक कर रहे थे। वो मुझे बहुत अच्छे से जानते थे। मैंने दुकान के अंदर कदम रखा। वहाँ प्रकाश जी ने अपने मोटे कांच के दरवाजे के पीछे से मुझे देखा और मुस्कुराए। अरे परेश भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैंने अपना फ़ोन उनके काउंटर पर रख दिया। मेरे हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने इधर उधर देखा कि कोई मुझे सुन तो नहीं रहा। फिर मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे इस फ़ोन को ज़रा चेक कीजिए। उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई और कहा, इसे तो मेरा बेटा ही चेक कर सकता है। उनके बेटे ने मेरे मोबाइल को ध्यान से देखा। मैंने बताया कि काफ़ी दिनों से ये बहुत गर्म हो रहा है, बैटरी भी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे फ़ोन के अंदर से मेरी बातें सुन रहा है, मेरे मैसेजेस पढ़ रहा है। प्रकाश जी के बेटे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने मेरी आंखों में वो डर देख लिया था जिसे मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया और अपनी स्क्रीन पर कुछ कोडिंग देखने लगा। दुकान में बाहर से आते ट्रैफिक के शोर के अलावा कोई और आवाज़ नहीं थी। जैसे जैसे लम्हे गुजर रहे थे, उस लड़के के माथे की लकीरें गहरी होती जा रही थी। उसका चेहरा सीरियस हो गया। लगभग 15 मिनट गहरी जांच करने के बाद उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपना चश्मा उतारकर काउंटर पर रख दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। अंकल, ये फ़ोन आपने पिछले कुछ दिनों में किसी को दिया था क्या? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक भारी दिल से जवाब दिया कि हाँ, मेरी बेटी ने लिया था। कहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी। लड़के ने दुखी होकर अपना सर हिलाया। उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई, जहां कुछ अजीब से नाम और फाइलें दिख रही थी। अंकल, ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। आपके फ़ोन में एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर, मतलब जासूसी करने वाली ऐप डाली गई है। ये इतनी खतरनाक है कि ये स्क्रीन पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। ये बैकग्राउंड में चलती रहती है। जिसने भी इसे डाला है वो इस समय अपने फ़ोन या लैपटॉप पर ये देख सकता है कि आप कहाँ हैं। आपके फ़ोन का जीपीएस हर 5 मिनट में आपकी लोकेशन उसे भेज रहा है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन जो बात उसने आगे कही उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। उसने बताया, सिर्फ लोकेशन ही नहीं अंकल, ये ऐप आपके सारे आने वाले एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेजेस भी पढ़ सकती है। अगर बैंक से कोई ओटीपी आता है तो वो ओटीपी आपके देखने से पहले उनके पास पहुंच जाता है
और वहाँ से बैठकर वो उस फ़ोन का माइक भी चालू कर सकते हैं। मतलब आप घर में क्या बात कर रहे हैं, वो सब कुछ सुन सकते हैं। मेरे कानों में जैसे सीटियाँ बजने लगी थी। मुझे वो बैंक का मैसेज याद आया जो अपने आप स्क्रीन से गायब हो गया था। मुझे रॉकी की वो मीठी लेकिन जहरीली बातें याद आईं। वो दोनों मेरे पैसों के पीछे थे, मुझे पागल साबित करके मुझे कानूनी तौर पर पागल करार देना चाहते थे, ताकि मेरी सारी जायदाद पर कब्जा हो जाए। और ये ट्रैप उन सब का बड़ा हथियार था। मैं कुर्सी पर बैठ गया क्योंकि मेरी टांगों ने मेरा वजन उठाने से इनकार कर दिया था। मैंने कहा, बेटा इसे अभी डिलीट कर दो, निकाल दो इसे मेरे फ़ोन से। मेरी आवाज़ में पहली बार एक लाचारी झलक रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं अंकल, रुक जाइए। अगर मैंने इसे अभी डिलीट कर दिया तो उनके पास फ़ौरन अलर्ट चला जाएगा कि ऐप हटा दी गई है। उन्हें पता चल जाएगा कि आपको उनकी हकीकत पता चल गई है। और ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक कदम उठा सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी इस फ़ोन से कोई भी पेमेंट ऑनलाइन मत कीजिए। अपनी पेटीएम ऐप के किसी भी मैसेज का कोई जवाब मत दीजिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी बड़ी रकम है तो फ़ौरन बैंक जाकर अपने कार्ड ब्लॉक करवाइए। घर पर बैठकर कोई भी ज़रूरी बात मत कीजिए। उन्हें लगने दीजिए कि आपको कुछ पता ही नहीं है। उसने कागज़ पर मुझे कुछ कोड लिखकर दिया और कहा, अंकल आपको सबूत संभालने होंगे। अगर आप कभी पुलिस या वकील के पास गए तो आपको साबित करना होगा कि आपके साथ क्या हो रहा था। मैं इस ऐप का सारा डेटा आपके लिए एक सेफ पेन ड्राइव में कॉपी कर दूंगा, लेकिन आपको बहुत सावधानी से काम लेना होगा। ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं इस अंधेरी दुकान में बैठा रहा। मेरे कानों में प्रकाश जी के बेटे के शब्द गूंज रहे थे, सबूत संभालो, कार्ड ब्लॉक करो, उन्हें पता चलने मत दो। एक पिता जिसने हमेशा अपनी बेटी को हर मुसीबत से बचाया था, आज इस बेटी से बचने के लिए एक अजनबी से मदद मांग रहा था। मैंने अपने मोबाइल की इस काली स्क्रीन को देखा। ये सिर्फ बातचीत करने का साधन नहीं था, ये मेरे घर में मेरे दुश्मनों की आंख कान बन चुका था। मुझे अब उदास नहीं होना था, अब लड़ना था, और इस लड़ाई का पहला कदम था इसी खेल को खेलना जो वो मेरे साथ खेल रहे थे। प्रकाश जी की दुकान से बाहर निकलते ही दोपहर की तपती धूप ने मेरी आंखें चौंधिया दी थीं, लेकिन मेरे अंदर जो आग लग चुकी थी उसके आगे वो धूप कुछ भी नहीं थी। मैंने अपना वो जासूस फ़ोन ऐसे छुपाकर रख दिया जैसे वो कोई जहरीला सांप हो। प्रकाश जी के बेटे ने मेरे फ़ोन से व्हाट्सएप नहीं हटाया था ताकि रॉकी और रश्मिका को कोई शक न हो, लेकिन उसने मुझे एक महफूज रास्ता दिखा दिया था। मेरा अगला कदम घर जाना नहीं था। मैंने एक ऑटो रिक्शा रोका और सीधे बैंक गया। बैंक के अंदर एसी की ठंडी और वहाँ की जानी पहचानी चहल पहल ने मुझे थोड़ा सुकून दिया था। मैं सीधा बैंक मैनेजर आशुतोष सर के केबिन में गया। आशुतोष जी, आप तो मुझे बहुत सालों से जानते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे शक है कि मेरे फ़ोन में कोई डिजिटल फ्रॉड होने वाला है। मेरी आवाज़ इतनी सीरियस थी कि उन्होंने जल्दी से अपना काम छोड़ दिया। अगले आधे घंटे में मैंने अपने अकाउंट से जुड़े सारे इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा लिए। मैंने आशुतोष जी से अपने पासबुक अपडेट करने और पिछले 6 महीने की डिटेल बैंक स्टेटमेंट निकालने को कहा। जब प्रिंटर से कागज़ बाहर आ रहे थे तो मेरे दिल की धड़कन एक झरने की तरह शोर मचा रही थी। आशुतोष जी ने वो स्टेटमेंट मेरे हाथ में दिया। मैंने अपना चश्मा पहने और उन नंबरों को देखने लगा। मेरी नज़र जैसे ही पिछले 3 महीनों के लेन-देन पर पड़ी, तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हर कुछ दिनों में बहुत ही छोटी-छोटी रकम, कभी 5,000, कभी 1,000, तो कभी 10,000 मेरे अकाउंट से किसी अनजान अकाउंट पर पेटीएम से ट्रांसफ़र किए गए थे। कभी मेरे पास इन रकम का बैंक से कोई मैसेज आया भी होगा, तो इस ऐप के ज़रिए उन्होंने मेरे देखने से पहले ही डिलीट कर दिया होगा। मेरे हाथ इतने ज्यादा कांपने लगे, वो कागज मेरे हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। आशुतोष जी घबराकर अपनी कुर्सी से उठे और कहने लगे, परेश जी क्या हुआ? उन्होंने आवाज लगाई, सर के लिए पानी लेकर आओ। चपरासी दौड़कर पानी लाया। मैंने कांपते हुए हाथों से वो गिलास पकड़ा। पानी मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मुझे इस चोरी किए गए पैसे का कोई दुख नहीं था। ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई थी। मेरी पत्नी की ज्वेलरी, ये घर, ये सब कुछ तो आखिरकार मेरी बेटी का ही था। अगर वो मुझसे लाखों रुपए भी मांगती तो मैं बिना पलक झपकाए उसे दे देता, लेकिन मेरी पीठ पीछे मेरे ही फ़ोन से लगभग 20,000 की चोरी, और ये लालच नहीं था, ये मेरी हैसियत को, मेरी इज्जत को कुचलने का एक तरीका था। उन्होंने मुझे एक बेबस और बेवकूफ़ बूढ़ा आदमी समझ लिया था। मैंने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बैंक के पास ही एक छोटी सी दुकान से एक बहुत ही सादा सा इंटरनेट वाला कीपैड फ़ोन और नया सिम कार्ड खरीदा। मैंने उसी समय बैंक वापस जाकर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस सिम से बदलवा लिया।
अब मेरे पैसों का कोई भी ओटीपी इस स्मार्टफोन पर नहीं जाएगा जिसकी पूरी जासूसी मेरा दामाद कर रहा था। अगले दिन मंगलवार की सुबह मैं अपने एक पुराने और सबसे होनहार दोस्त से मिलने के लिए गया। मेरा दोस्त रोहित एक बहुत बड़ा और फेमस प्रॉपर्टी और फैमिली वकील बन चुका था। उसका ऑफिस बहुत ही शानदार था, जहां कानून की मोटी मोटी किताबों की खुशबू फैली हुई थी। जब मैंने रोहित को अपनी पूरी कहानी सुनाई, वो ट्रैक बैंक से गायब होते हुए पैसे और रॉकी की तरफ से मुझे बार बार भूलने वाली और पागल साबित कर देने वाली सोची समझी कोशिश के बारे में, तो रोहित का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने अपनी कुर्सी आगे झुकाते हुए मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, परेश, तुम एक बहुत ही खौफनाक कानूनी जाल के किनारे खड़े हो। कानून की जुबान में इसे गैस लाइटिंग और मेडिकल अनकैपेसिटी की हालत का इस्तेमाल कहते हैं। तुम्हारा दामाद तुम्हें सिर्फ घर से बेदखल नहीं करना चाहता। अगर वो ये साबित करने में कामयाब हो गया कि तुमको डिमेंशिया या अल्जाइमा है, तो अदालत से वो सब कुछ अपने नाम करवा सकता है। रोहित ने कागज पर कुछ खाके बनाते हुए मुझे समझाया, एक बार रश्मिका को तुम्हारी पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई तो तुम्हारे दस्तखत की कोई कीमत ही नहीं रहेगी। वो आपके नाम की फिक्स डिपॉजिट तोड़ सकता है, आपका वो करोड़ों का घर बेच सकता है और आपको किसी पागल खाने में भी डाल सकता है। इतना कहकर ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए है, और क्योंकि रश्मिका आपकी इकलौती बेटी है, कानून आसानी से उसे ये हक दे देगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस बेटी को मैंने राजकुमारी बनाकर रखा था, वो मुझे कानूनी तौर पर जिंदा लाश बनाने की तैयारी कर रही थी। रोहित ने मुझे सख्ती से कहा था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हम अदालत में जा सकते हैं, लेकिन हमें उनके असली मुकदमे का ठोस सबूत चाहिए। हमें ये जानना होगा कि रॉकी इतनी जल्दी में ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसके दिमाग में असली खेल क्या चल रहा है। रोहित के इन शब्दों ने मेरे अंदर के डर को एक बहुत ही ठंडा और खतरनाक इरादे में बदल दिया था। अगर उन्हें ये सबूत चाहिए तो मैं उन्हें सबूत दूंगा। प्रकाश जी के बेटे ने मुझे एक छोटी सी पेन ड्राइव, क्यूआर कोड और एक लिंक वाली पर्ची दे दी थी। ये बिल्कुल वैसा ही स्पाई वेरी ट्रैकर था जो रश्मिका ने मेरे फ़ोन में डाला था। बस मुझे एक मौके की तलाश थी, और वो मौका मुझे इसी हफ्ते में मिल गया था। रविवार की दोपहर रॉकी और रश्मिका हमेशा की तरह मेरे साथ खाना खा रहे थे। रॉकी बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, जैसे दुनिया का सबसे अच्छा दामाद हो। खाना खाने के बाद जब रश्मिका बालकनी में खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तो रॉकी मेरे साथ बातें करता हुआ मेरे कमरे तक आया। उसने मेरे बेड पर अपना आईफोन रखा हुआ था। इतने में उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई। उसने फ़ोन को स्पीकर पर लगा दिया, कुछ देर बात की और फिर कॉल कट कर फ़ोन को वहीं बिना लॉक किए छोड़ दिया। मुझे बोला, पापा मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ, और फिर वहाँ से बाहर चला गया। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट था, शायद इससे भी कम। मेरा दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मैंने अपने हाथ जल्दी से रुमाल से पोंछे और अपनी जेब से वो पर्ची निकाली और अपना फ़ोन उठाया। मैंने रॉकी के खुले पड़े फ़ोन के कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन किया। स्क्रीन पर डाउनलोड बार चलने लगा। 10%, 20%, 80%। वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। 90% पर, 100% पर इंस्टॉल हो गया। मैंने जल्दी से उस ऐप के आइकन को छुपाने वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए। मैंने फ़ोन को बिल्कुल इसी तरह और इस कंडीशन में रख दिया जहां रॉकी ने उसे छोड़ा था। अगले ही लम्हे वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और रॉकी बाहर आ गया। पापा मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते हम किसी डॉक्टर के पास चलें। आप कल रात भी तो मेरी बात का जवाब देना भूल गए थे। उसने मुस्कुराते हुए एक और नया झूठ बोलते हुए कहा। मैंने भी एक बहुत ही गहरी और ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल चलेंगे। मैंने भी एक बहुत ही गहरी और ठंडी मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल चलेंगे। मुझे भी लगता है कि अब हर चीज़ का हिसाब किताब होना चाहिए। कल या परसों चलते हैं। मैंने प्रकाश जी के बेटे की दी हुई एक पुरानी टैबलेट पर रॉकी की लोकेशन बारीकी से देखी। वो अपने रूटीन के मुताबिक अपने इंटीरियर डिज़ाइन के ऑफिस जाता था, जिम जाता था और फिर घर लौट आता था। लेकिन असली खेल तो गुरुवार की सुबह शुरू हुआ था। गुरुवार को रॉकी ने रश्मिका को बताया था कि उसे बांद्रा में किसी नई बिल्डिंग का नक्शा देखने जाना है और उसे शाम तक देर हो जाएगी। मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठा इस टैबलेट के स्क्रीन को घूर रहा था। दोपहर ठीक 2:50 पर रॉकी के नाम पर वो मैप बांद्रा की तरफ नहीं गया। वो मैप शहर के सबसे महंगे इलाके की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। मेरी सांसें रुक गईं। वो सिर्फ एक बहुत ही आलीशान गली में जाकर रुका। मैंने गली के मैप्स के सैटेलाइट व्यू पर इस लोकेशन को जूम किया।
वो कोई ऑफिस या कोई बिल्डिंग वाली जगह नहीं थी। वो किसी फेमस डॉक्टर अंकित मेहरा नाम के न्यूरोलॉजिस्ट मतलब दिमाग के डॉक्टर का पर्सनल क्लिनिक और घर था। मेरे दिमाग में रोहित के कहे हुए शब्द हथौड़े की तरह बजने लगे। मेडिकल अनकैपेसिटी, डिमेंशिया का झूठा सबूत। रॉकी एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास क्या कर रहा था, और वो भी रश्मिका से झूठ बोलकर? क्या वो मेरे खिलाफ झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की डील करने गया था, या कहानी में कोई ऐसा पहलू था जिसे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था? घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा था। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं नहा धोकर तैयार हुआ और चोरी चुपके घर से निकल गया। मेरे हाथ में पुराना कैमरा था और दूसरे हाथ में पानी की एक बोतल, जिसे मैं बार बार पीता रहता था ताकि मेरा गला न सूखे। आज मुझे इस साजिश की जड़ तक पहुंचना ही था। आज एक पिता जिसका दिल उसके खून ने ही छलनी कर दिया था, एक जासूस बनने जा रहा था। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस बड़े से बंगले के बाहर मुझे कोई ऐसा खौफनाक नज़ारा देखने को मिलेगा जो मेरी बेटी की जिंदगी को भी एक खौफनाक तबाही के दौराहे पर लाकर खड़ा कर देगा। यही इस गली की हवा में एक अजीब सी अमीर खुशबू थी। सड़क के दोनों तरफ पुराने और बड़े पेड़ बने हुए थे, जिनके पीछे बड़ी बड़ी दीवारों वाले आलीशान बंगले छुपे हुए थे। मैंने अपनी कैब को लोकेशन से लगभग 100 मीटर पहले ही रोक लिया। कैब वाले को पैसे देते समय मेरे हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। सड़क पर कोई खास हलचल नहीं थी, सिर्फ कुछ चौकीदार अपनी कुर्सियों पर ऊँग रहे थे। मैं इस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम भारी थे, लेकिन मेरा इरादा किसी चट्टान की तरह मजबूत था। जैसे ही मैं इस बड़े से सफ़ेद बंगले के करीब पहुंचा, मेरी नज़र गेट के बाहर खड़ी उस लाल रंग की होंडा सिटी कार पर पड़ी। मेरे सीने में धड़कनें जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई थी। वो रॉकी की कार थी, जो मेरी बेटी ने उसे गिफ्ट की थी। नंबर प्लेट भी वही थी जिसे मैं अपने घर की पार्किंग में सैकड़ों बार देखा था। मेरा शक सच साबित हो रहा था। मेरा दामाद, जो इस समय अपने काम पर होना चाहिए था, वो शहर के दूसरे कोने में एक अजनबी बंगले के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करके उसके अंदर मौजूद था। मैं बंगले के सामने वाले एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया। उसका तना इतना चौड़ा था कि मैं उसके पीछे पूरी तरह से छुप गया था। मैंने अपने पुराने कैमरे को कोट की जेब से निकाला। उसकी बैटरी मैंने सुबह ही पूरी चार्ज कर ली थी। मैं बस यही सोच रहा था कि रॉकी अंदर क्या कर रहा होगा। क्या वो डॉक्टर से मेरे पागलपन का कोई फेक सर्टिफिकेट बनवाने आया है? क्या वो उसे पैसे दे रहा है? लगभग 15 मिनट के इस दम घुटने वाले इंतजार के बाद बंगले का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला। मेरे हाथ कैमरे पर कस गए। सबसे पहले रॉकी बाहर आया। वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट जो मैंने उसके चेहरे पर अपनी बेटी के साथ कभी नहीं देखी थी। इसके पीछे एक लड़की भी बाहर आई। वो लंबी थी, उसने काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल खुले हुए थे, गोरा रंग था। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में होगी। वो बहुत ही चालाक लग रही थी। मैंने कैमरे का लेंस जूम किया। जो नज़ारा कैमरे के लेंस के जरिए मैंने देखा, उसने मेरे पैरों के नीचे से सिर्फ ज़मीन ही नहीं खींच ली थी, बल्कि मेरे पूरे शरीर को झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे लगा था कि वो कोई बिजनेस डील कर रहा होगा, कोई साजिश रच रहा होगा, लेकिन वो और मेरा दामाद एक दूसरे के करीब आकर रुके। यकीनन ये लड़की डॉक्टर की बेटी थी। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रॉकी ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उस लड़की ने बहुत प्यार से अपने दोनों हाथ रॉकी के गले में डाल दिए और फिर दिन के उजाले में इस खुली सड़क और बंगले के गेट के बीच उन्होंने एक दूसरे को चूमा। वो कोई मामूली दोस्ती वाला गले मिलना नहीं था। वो एक ऐसा नज़ारा था जिसमें हवस, धोखा और एक बहुत ही गहरा पुराना रिश्ता साफ झलक रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक तेज चाकू घोंप दिया हो। मेरा दामाद, जिसके लिए मेरी बेटी ने अपने पिता से किनारा कर लिया था, जिसके झूठ को सच मानकर मेरी बेटी मुझे पागल समझ रही थी, वो मेरी बेटी की पीठ पीछे किसी और के साथ अपना बिस्तर गर्म कर रहा था। मेरे कांपते हुए हाथों ने कैमरे का बटन दबा दिया। मैंने इस धोखे की हर तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो दोनों बंगले के बाहर एक छोटे से पोर्च में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। उनके बीच में एक छोटी सी टेबल थी, जिस पर 2 कॉफ़ी के मग और कुछ फाइलें रखी हुई थी। मैं पेड़ की आड़ से दीवार के बिल्कुल करीब गया, जहां लोहे की ग्रिल के बीच से मैं उन्हें साफ सुन सकता था। और जो बात मेरे कान में पड़ी, वो इस चूमने से भी 1000 गुना ज्यादा जहरीली थी। वो लड़की कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोली, तो तुम्हारे उस बूढ़े ससुर का क्या हाल है? क्या रश्मिका ने पूरी तरह मान लिया है कि उसके बाप का दिमाग अब काम नहीं करता? रॉकी ने बहुत ही भद्दी और झपटने वाली हंसी हंसते हुए कहा, हाँ श्रेया, वो बेवकूफ़ लड़की तो मेरे हर इशारे पर नाचती है। मैंने उसके दिमाग में ये बात इतनी गहराई से बिठा दी है
कि उसके पिता अब अकेले रहने के काबिल नहीं है, वो खतरनाक हो गए हैं। तुम मानोगी नहीं, उसने खुद अपने हाथों से अपने पिता के फ़ोन में वो स्पाई ट्रैकर ऐप डाल दी है। उसे लगता है कि वो अपने पिता की हिफाजत कर रही है, जबकि असल में वो मुझे उसकी हर हरकत की रिपोर्ट दे रही है। बस अब मुझे तुम्हारी तरफ से वो डिमेंशिया का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि मैं कानूनी खेल शुरू कर सकूं। उस लड़की ने कॉफ़ी का घूंट लेते हुए कहा, वो तो मैं अपने पापा से कल ही बनवा दूंगी, पापा की क्लिनिक की लेबोरेटरी और मोहर के साथ। लेकिन क्या रश्मिका पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाने के लिए तैयार है? क्योंकि जब तक बुढ़े के साइन की ताकत रश्मिका के पास नहीं आ जाती, हम उस घर और फिक्स डिपॉजिट को हाथ तक नहीं लगा सकते। रॉकी ने कहा, रश्मिका पूरी तरह तैयार है। मैंने उसे डरा दिया है कि अगर पापा ने गलती से घर किसी और के नाम कर दिया, वो पैसे कहीं भूल गए तो हमारा क्या होगा? एक बार प्रॉपर्टी और सारी एफडी रश्मिका के नाम आ जाए, फिर मैं उसे आराम से मना लूंगा कि पापा की हालत बहुत ही ख़राब है और उन्हें किसी आश्रम या किसी सस्ते घर में डाल देना चाहिए। हम उन्हें घर में रखकर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें? मेरे अंदर का खून खौलने लगा था। ये सिर्फ मेरी ज़्यादा हड़पने की साजिश नहीं थी, ये मुझे जिंदा दफनाने का पूरा नक्शा था। लेकिन आगे जो मैंने सुना, इससे मुझे ये एहसास हुआ कि इस खेल में असली शिकार मैं नहीं, बल्कि मेरी बेटी रश्मिका थी। श्रेया ने रॉकी का हाथ सहलाते हुए पूछा, और उसके बाद उस बेवकूफ़ रश्मिका का क्या करोगे? रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके 6 महीने के बाद मैं रश्मिका को तलाक दे दूंगा। तलाक के सेटलमेंट में आधी प्रॉपर्टी मेरी, आधा पैसा मेरा, और फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। हम दोनों हमेशा के लिए इस शहर से दूर चले जाएंगे। रश्मिका वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं है, वो बहुत ही कोई बहन जी टाइप लड़की है। मुझे बस उसके बाप का पैसा चाहिए था, जो मुझे बहुत जल्द मिलने वाला है। मुझे इस दीवार का सहारा लेना पड़ा, वरना मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता। मेरी बेटी ने मेरे साथ धोखा किया था, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़े और ख़तरनाक धोखे का शिकार हो रही थी। वो अपने पति के प्यार में अंधी होकर अपने बाप की चिता तैयार कर रही थी, ये जाने बिना कि उसी आग में कल उसे भी जिंदा जला दिया जाएगा। रॉकी और श्रेया सिर्फ लालची नहीं थे, वो शातिर मुजरिम थे, जो कानून, जज्बात और रिश्तों का कत्ल बहुत ही सफाई से कर रहे थे। मेरे पास अब उनकी तस्वीरें थीं, आवाज़ की यादें थीं, और सबसे बड़ा सच था। मैंने अपना कैमरा बंद किया, उसे अपने कोट में छुपा लिया। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना था। मैं बिना कोई आवाज़ किए उल्टे कदम वापस सड़क से मुड़ आया। मैंने एक रिक्शा रोका और सीधे अपने घर का रास्ता लिया। अब मुझे अफसोस नहीं करना था, पछताना नहीं था, कोई सफाई नहीं मांगनी थी। मुझे अपनी बेटी को बचाना था। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। मुझे अपने चेहरे का कोई भी तनाव, कोई भी गुस्सा नहीं दिखाना था। मामूली सी एक्टिंग ही अब मेरा सबसे बड़ा और ख़तरनाक हथियार थी। मुझे रॉकी और रश्मिका को ये विश्वास दिलाना था कि उनका प्लान बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। शाम को लगभग 7:30 बजे मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रश्मिका खड़ी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। वो अंदर आई और हमेशा की तरह सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ रश्मिका, कहाँ गई थी? आज तो तुम बहुत ही थकी हुई लग रही हो। मैंने बहुत ही प्यार से एक भोला और बेखबर बाप बनकर पूछा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। रश्मिका ने अपने बालों का जूड़ा बनाया और मेरी आंखों में देखे बिना एक रटे रटाए अंदाज में कहा, पापा, रॉकी का अभी फ़ोन आया था, बता रहा था कि उसने आज दोपहर को आपको ऑटो में कहीं जाते हुए देखा था। आप बहुत घबराए हुए लग रहे थे और रास्ता भटक गए थे। पापा बिना बताए इस तरह धूप में कहाँ चले जाते हैं? आपको कुछ याद नहीं रहता? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ गया। रॉकी इस समय अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में था, लेकिन उसने वहां से भी मेरी बेटी को मेरे खिलाफ एक और नया झूठ बोल दिया था, ताकि रश्मिका का शक मुझ पर और गहरा हो जाए। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने जज्बात को पूरी तरह दबा दिया। मैं किचन में चला गया, 2 कप चाय बनाकर लाया। मैंने चाय का कप उसके सामने टेबल पर रखा और बहुत ही सुकून भरे अंदाज में कहा, अरे नहीं बेटी, मैं तो पूरा दिन घर पर ही रहता हूँ। तुम तो जानती हो कि मेरा कोई काम नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से मेरी पेंशन इतनी अच्छी आती है कि हमारे घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है। वैसे मैं तो घर से कहीं बाहर नहीं गया, पूरा दिन घर पर ही था। शायद रॉकी को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर शायद मेरी ही याददाश्त कमज़ोर हो रही है। मुझे सच में याद नहीं कि मैं बाहर गया था या नहीं। मैंने हल्की सी टूटी हुई मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली थी। मेरी ये मामूली सी एक्टिंग बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगी थी। रश्मिका ने फौरन एक गहरी सांस ली और उसे लगा कि उसका गैस लाइटिंग का खेल पूरी तरह कामयाब हो गया है और मैंने अपनी दिमागी कमजोरी मान ली है। उसके चेहरे का तनाव कम हो गया,
दिखावा करते हुए उसने कहा, पापा, मैं भी तो यही कहती हूँ, आपको अब हमारी ज़रूरत है। आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते। कल रॉकी आपको हमारे फैमिली डॉक्टर के पास ले जाएगा, वो आपका पूरा चेकअप करवा लेगा। इस समय मुझे अपने ही खून, अपनी ही बेटी के छूने से घिन आ रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मैंने कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे। मुझे भी लगता है कि मुझे अब आराम की ज़रूरत है। रश्मिका चाय पीकर बहुत ही बेफिक्र होकर वहाँ से चली गई। उसे लग रहा था कि उसने अपने पिता को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया, जबकि हकीकत ये थी कि वो खुद एक बहुत बड़ी खाई के किनारे पर खड़ी हुई थी। उसके जाने के बाद मैंने अपने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। रात के 9 बज रहे थे। मैंने वो अपना सिंपल कीपैड वाला फ़ोन उठाया जो मैंने बैंक के पास से खरीदा था। मैंने एक साथ दो लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ा, एक मेरा वकील रोहित और एक मोबाइल दुकान वाला प्रकाश जी का बेटा अमन। जब दोनों ने फ़ोन उठाया तो मैंने बिना कोई डरे उन्हें अपने दामाद का पूरा सच बता दिया। मैंने उन्हें डॉक्टर की बेटी के बारे में भी बताया, उस जाली सर्टिफिकेट की साजिश के बारे में भी बताया और उस खौफनाक प्लान के बारे में भी बताया कि कैसे वो मेरे पास से मेरी बेटी को सड़क पर लाकर तलाक देने वाला है। फ़ोन पर कुछ लम्हों के लिए गहरी खामोशी छा गई। रोहित की आवाज़ फ़ोन पर भी काँप रही थी। परेश, ये तो पूरी तरह से मुजरिमाना साजिश, धोखाधड़ी और बेवफाई का पक्का केस है। ये कोई मामूली मामला नहीं रहा। हम पुलिस स्टेशन जाकर सीधे 420 और मेंटली टॉर्चर के मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मेरा दिमाग अब किसी शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह काम कर रहा था। मैंने बहुत ही ठंडी आवाज़ में कहा, नहीं रोहित, हम पुलिस के पास अभी नहीं जाएंगे। अगर मैं अभी पुलिस के पास गया तो रश्मिका रॉकी का ही साथ देगी। वो अभी भी उसके दिमागी कंट्रोल में है, उसके हिप्नोटाइज में है। वो मुझ पर ही उल्टा इल्ज़ाम लगा देगी कि मैंने ये सब फ़ोटो बनवाए हैं क्योंकि मैं अपने दामाद से नफ़रत करता हूँ। फिर आप क्या करना चाहते हैं अंकल? अमन ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना प्लान उनके सामने रख दिया। रोहित, मैं अदालत में बाद में जाऊंगा। पहले मुझे मेरे घर की अदालत सजानी है। मुझे मेरी बेटी के चेहरे से वो काली पट्टी हटानी है जो उस घटिया इंसान ने बांध रखी है। मैं चाहता हूँ कि कल शाम ठीक 4 बजे तुम्हारे ऑफिस का एक सीनियर वकील और अमन, तुम मेरे घर पर मौजूद रहो, क्योंकि कल शाम के समय चाय पर वो दोनों घर पर ही होंगे। उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें सारी जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के लिए राजी हो गया हूँ, लेकिन कल उन्हें जो सरप्राइज मिलेगा वो उनकी जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक शाम होगी। मैंने फोन काटा और अपने घर के इस बड़े से ड्राइंग रूम को देखा। ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था। इस कमरे में एक बहुत बड़ा और खतरनाक तूफान आने वाला था। मैंने अपनी अलमारी का लॉकर खोला। मैंने अपने फिक्स डिपॉजिट की रसीदें, जायदाद के असल कागजात और अमन की दी हुई वो पेन ड्राइव जिसमें ट्रैकर अपडेट का सारा डेटा था, सब बाहर निकाला। फिर मैंने अपने पुराने कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट किया। रॉकी और उसकी गर्लफ्रेंड की गंदी फोटो के छोटे और बड़े प्रिंट आउट निकाले। मैंने उन सारे फोटोज और डॉक्यूमेंट्स को एक मोटे और गोल्डन कलर के लिफाफे में बहुत सफाई से सजाकर रख दिया। कल जब ये एनवेलप इस डाइनिंग रूम की टेबल पर खुलेगा तो कई मुखौटे हटेंगे और कई रिश्ते हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। मुझे अपनी इज्जत, अपनी बेटी की जिंदगी वापस चाहिए थी और कल मैं वो सब वापस लेने वाला था। मुझे एक पिता की कमजोरी को पीछे छोड़कर एक सख्त जज की तरह खड़ा होना था। मेरी तैयारी पूरी थी, अब बस शिकार के जाल में आने का इंतजार था। अगली शाम मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और भारी शाम थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली की गरज सुनाई दे रही थी। मेरे घर का वो बड़ा सा ड्राइंग रूम, जहाँ कभी मेरी बेटी के बचपन की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वो एक खामोश अदालत में बदल चुका था। ठीक 4 बजे मेरा वकील और एक सीनियर एडवोकेट विक्रम शुक्ला के साथ घर आ गया। कुछ ही मिनटों के बाद अमन भी आ गया। मैंने इन तीनों को सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जो उस तूफान की खामोशी थी जिसके आने का हम सब इंतजार कर रहे थे। टेबल के बीच में वो एनवलप रखा हुआ था जिसमें मेरी जिंदगी के सबसे कड़वे सच और मेरे दामाद के सबसे घिनौने झूठ कैद थे। ठीक 6 बजे डोरबेल बजी। मैंने एक गहरी सांस ली, दरवाज़ा खोला। सामने रॉकी और रश्मिका खड़े थे। रश्मिका के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उसे लग रहा था कि वो अपने पिता को हमेशा के लिए कानूनी पिंजरे में कैद करने जा रही है। लेकिन रॉकी का चेहरा देखने काबिल था। उसकी आंखों में एक छुपी हुई जहरीली जीत की चमक थी। उसके हाथ में एक काले रंग के चमड़े का फोल्डर था। उस फोल्डर में यकीनन मुझ पर काबू पाने के लिए कागजात और वही जाली मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। वो दोनों अंदर आए, लेकिन ड्राइंग रूम में उन तीनों को देखकर उनके कदम वहीं जम गए। रॉकी की वो बनावटी मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए गायब हो गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। पापा, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? और अमन? रश्मिका ने उलझन से पूछा।
मैंने बहुत ही सुकून और ठंडी आवाज़ में कहा, आओ रश्मिका बेटी बैठो, तुम भी बैठो रॉकी। जब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो तो गवाहों का होना ज़रूरी है ना। रॉकी ने जल्दी से बात संभालते हुए अपने उस मीठे अंदाज में कहा कि जी पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तो वैसे भी कुछ नहीं छुपाना, हम तो जो भी कर रहे हैं आपकी भलाई और हिफाजत के लिए ही कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज़ और डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट लाया हूँ। बस आपको इन पर साइन करना है, फिर आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। रश्मिका सब कुछ संभाल लेगी। उसने वो काला फोल्डर टेबल पर उस गोल्डन कलर के लिफाफे के बिल्कुल करीब रख दिया था। मैंने उस फोल्डर को देखा, फिर अपनी नज़रें उठाकर रश्मिका की आंखों में डाली। रश्मिका, क्या तुम्हें सच लगता है कि मेरी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि मुझे अपनी ही बेटी से हिफाजत की भीख मांगनी पड़ेगी? रश्मिका ने नज़रें चुरा ली और धीरे से बोली, पापा प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप आजकल चीज़ें भूल जाते हैं, आप रास्ता भटक जाते हैं। कल ही तो रॉकी ने आपको। मैंने जल्दी से कहा, कल? कल रॉकी ने मुझे नहीं देखा था। मेरी आवाज़ अचानक कमरे में बिजली की तरह कड़की। मेरी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि रश्मिका अपनी जगह पर कांप गई। रॉकी का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। मैंने अपना हाथ टेबल पर रखे हुए उस लिफाफे पर रखा और कहा, कल रॉकी मुझे देख ही नहीं सकता था, क्योंकि कल दोपहर 2:30 से वो अपने ऑफिस ही नहीं गया था, बल्कि डॉक्टर अंकित मेहरा की बेटी श्रेया मेहरा के बंगले में था। इस एक शब्द में जैसे पूरे कमरे की हवा ही बदल दी थी। रॉकी के हाथ से उसका महंगा मोबाइल फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा था। डॉक्टर अंकित मेहरा का नाम सुनते ही उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया था जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून खींच लिया हो। रश्मिका ने हैरानी से पहले मुझे देखा, फिर रॉकी को। वो फिर बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अंकित मेहरा, श्रेया मेहरा, ये सब कौन है? रॉकी तो कल साइट पर था, उसने मुझे फ़ोन करके खुद बताया था। मैंने एक बहुत ही हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो खेल है मेरी भोली बेटी। तुमने मेरी हिफाजत के नाम पर मेरे फ़ोन में जो ट्रैकर ऐप डाली थी ताकि तुम मेरी हर हरकत पर नज़र रख सको, तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? रश्मिका का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ रश्मिका, मैंने अमन की तरफ इशारा किया। मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि तुमने अपने इस पति के कहने पर अपने बाप की जासूसी शुरू कर दी है, लेकिन मैंने कोई तमाशा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने वही चाल रॉकी पर चली। उसके फ़ोन में 3 दिन बाद की जो लोकेशन सामने आई, उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। और आज तुम्हारा चेहरा पीला पड़ने वाला है। मैंने धीरे से उस लिफाफे को देखा। मैंने सबसे पहले अमन की दी हुई वो बैंक स्टेटमेंट निकाली और रश्मिका के सामने फेंक दी। पहले ये देख लो, पिछले 6 महीने से मेरे अकाउंट से हर हफ्ते 20 से 25 हज़ार किसी अनजान अकाउंट पर पेटीएम से ट्रांसफ़र हो रहे थे। मैं सोचता था कि मैं पैसे भूल जाता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हारा पति मेरे ही फ़ोन से वो ओटीपी चुराकर मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट में डाल रहा था और फिर मेरे ही फ़ोन से इस बैंक के मैसेज को डिलीट कर देता था कि ताकि मुझे ना पता चले। इसने मुझे पागल साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। रश्मिका के हाथ कांप रहे थे। उसने वो बैंक स्टेटमेंट उठाया। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था। रॉकी, ये क्या किया तुमने? पापा के अकाउंट से पैसे निकाले? रश्मिका की आवाज़ टूट रही थी। रॉकी अपनी जगह से उछल पड़ा, नहीं रश्मि, ये सब झूठ है, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे पापा। उसका असली बदसूरत चेहरा बाहर आ चुका था। वो एक बिल्ली की तरह झपट्टे मार रहा था। रश्मिका, तुम्हारा बाप पागल हो गया है, ये मुझसे नफरत करता है, इसलिए ये जाली कागजात बनवा कर लाया है, ये हमें अलग करना चाहता है। मेरे वकील रोहित ने कहा, सुकून से बैठो राकेश। रोहित की आवाज़ बहुत सीरियस थी। राकेश, आप इस समय 2 सीनियर वकील के सामने खड़े हैं। ये सारे कागजात बैंक के स्टेटमेंट हैं जिन पर बैंक मैनेजर की मोहर लगी हुई है, और अगर आप एक शब्द भी और एक झूठ बोलेंगे तो मैं यहीं से पुलिस को फ़ोन करके आपके खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। रॉकी घबराकर जोर से वापस सोफे पर बैठ गया। उसके माथे से पसीना चमकने लगा। रश्मिका अभी भी इस बैंक स्टेटमेंट को घूर रही थी। अब उसके दिमाग में सारी बातें घूमने लगी, लेकिन असली सदमा तो अभी बाकी था। मैंने लिफाफे के अंदर हाथ डाला और वो फोटो बाहर निकाली, डॉक्टर की बेटी श्रेया मेहरा के साथ। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। ये नज़ारा, वो चूमने वाला, वो धोखा, वो गड्ढे से भी नीचे की हकीकत। मैंने बिना कुछ कहे वो फोटो एक एक करके टेबल पर सजा दी। जैसे ही रश्मिका की नज़र उन फोटोज़ पर पड़ी, उसके शरीर में एक ज़बरदस्त झटका लगा। उसका चेहरा, जो पहले ही उलझन से भरा हुआ था, अब पूरी तरह पीला पड़ गया। उसकी आंखों का रंग जैसे सफ़ेद हो गया था। वो सांस लेना ही भूल गई। उसने कांपते हुए हाथों से एक तस्वीर उठाई जिसमें रॉकी और श्रेया एक दूसरे के गले में बाहें डाले बहुत ही सुकून से मुस्कुरा रहे थे।
रश्मिका की वो आंखें जिसमें मैंने हमेशा एक सच्चाई और उसके पति के साथ अंधा प्यार देखा था, आज शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो रहा था। ये क्या है रॉकी? रश्मिका की आवाज में अभी गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा दर्द था। एक ऐसा दर्द जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तुम कल इस लड़की के साथ थे और तुमने मुझसे कहा था कि पापा पागल हो गए हैं। रॉकी के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो उसका हाथ पकड़कर उदास होने की एक्टिंग करने लगा। रश्मिका, मुझे फंसाया जा रहा है। ये फोटो एडिट की हुई है। प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कहा बस करो घटिया इंसान। मैं अपनी जगह से उठा, मेरा पूरा वजूद एक जख्मी शेर की तरह कांप रहा था। मैंने अपने आंसुओं को एक पल के लिए भी अपनी आंखों में नहीं आने दिया। तुमने मेरी बेटी को अंधा कर दिया था, लेकिन मैंने कल तुम्हारी और उस लड़की की पूरी बातचीत सुनी है। और रश्मिका, क्या तुम जानना चाहती हो कि ये लड़की शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट अंकित मेहरा की इकलौती बेटी है। उसका बाप भी इस लड़की के साथ मिला हुआ है। और जो आज रॉकी ये जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर देने वाला था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे डिमेंशिया है, ताकि अदालत में मुझे पागल साबित कर सके और मेरी सारी करोड़ों की जायदाद हड़प कर सके। मैंने रश्मिका के कंधे पर हाथ रखा। वो खामोशी से बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा, बेटी सुनो, तुमने जिसके लिए अपने पिता को पागल खाने भेजने की तैयारी कर ली थी, उसका असली प्लान क्या था पता है? जैसे ही जायदाद तुम्हारे नाम होती, वो रॉकी सबसे पहले सब कुछ अपने नाम करवा लेता और तुम्हें तलाक देकर उस डॉक्टर की बेटी के साथ हमेशा के लिए यहाँ से फरार हो जाता। इसने तुम्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। तुम इसके लिए सिर्फ एक बैंक अकाउंट थी और मैं वो चाबी जिसे ये रास्ते से हटाना चाहता था। कमरे में एक खतरनाक खामोशी छा गई। रश्मिका के हाथ से वो फोटो छूटकर जमीन पर गिर गए। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और उसके सीने से एक ऐसी सिसकी निकली जिसने मेरे जज्बात को चीर कर रख दिया। मेरी बेटी टूट चुकी थी, उसका पूरा घमंड, उसकी मोहब्बत, उसकी सारी दुनिया, सब कुछ एक पल में चकनाचूर हो गया था। वो कुर्सी से खिसककर घुटनों के बल बैठ गई और एक बच्चे की तरह रोने लगी। रॉकी अब समझ चुका था कि उसका सारा खेल खत्म हो चुका। उसने झूठ बोलने का नाटक बंद किया और अचानक उसका अंदाज बदल गया। वो बेशर्मी की सारी हदें पार करता हुआ अपनी जगह पर अकड़कर खड़ा हो गया और नफरत भरी नजरों से मुझे देखने लगा। हाँ हाँ, किया है मैंने ये सब, वो जोर से चिल्लाया, क्योंकि मैं तुम्हारी पुराने ख्यालात वाली बेटी के साथ घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। तुम्हारी बेटी एक कमजोर औरत है जो 24 घंटे मेरे साथ चिपक कर रहना चाहती है, एक टिपिकल पत्नी बनकर रहना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे मेरे हिस्से की जिंदगी चाहिए थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तुम वैसे भी कुछ सालों में मरने वाले हो, तो अगर तुम्हारा पैसा मुझे मिल जाता तो इसमें क्या बुराई थी? उसकी इस घटिया सोच और बेशर्मी को सुनकर विक्रम शुक्ला ने अपना चश्मा उतारा और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर राकेश, आप इस समय जो स्वीकार कर रहे हैं वो कानून की नज़र में मुजरिमाना, जालसाजी, धोखाधड़ी में आता है। इन सब जुर्म के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है। जेल का नाम सुनते ही रॉकी की वो सारी अकड़, सारा घमंड एक झटके में हवा हो गया था। वो कांपने लगा। रश्मिका ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उसने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो रश्मिका, मैं भटक गया था, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। रश्मिका ने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मैंने कहा, इतनी आसानी से हमारी जिंदगी से नहीं जा सकता बेटी। मैंने कहा, रॉकी, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम और अभी इसी समय मेरी बेटी को तलाक दो। तलाक के कागज टेबल पर रखे हैं, इन पर साइन करो। और दूसरा रास्ता ये कि तुम मेरी बेटी को वो सारा पैसा वापस करो जितना तुम अब तक हमारे परिवार से वसूल चुके हो। मेरी बेटी ने तुम्हें जितनी शॉपिंग कराई, जितने पैसों का खाना खिलाया और जितने दिनों तक तुम हमारे घर में रहे, जितना खर्चा तुमने मेरी बेटी के क्रेडिट कार्ड से किया, मेरे अकाउंट से जितने पैसे निकाले, वो सारे पैसे मुझे वापस चाहिए। अगर तुम वो सब पैसे दे सकते हो तो ठीक है, वरना हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा भविष्य इस पेन की नोक पर टिका हुआ है। दोनों पेपर्स पर साइन करो और मेरी बेटी को आज़ाद कर दो। जो जाल उसने खुद बुना था, उसमें वो खुद बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हुए हाथों से पेन उठाया और तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए। उसने कहा, मैं आपके पैसे भी वापस कर दूंगा। उसने लगभग 3 महीने के अंदर जो पैसा था सब कुछ वापस कर दिया था, लेकिन मेरी बेटी की जो दुनिया उजड़ी थी उसे संभालने में बहुत वक्त लगने वाला था। रॉकी मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया था।
मैं जानता था कि उस जैसे लोगों को खतरनाक सजा देनी चाहिए, लेकिन रॉकी को कुदरत ने ऐसी सजा दी थी कि वो अब किसी को धोखा देने के लायक बचा ही नहीं था। क्योंकि जिस दिन आखिरी बार वो मुझे मेरे सारे नकद पैसे वापस करने आया था, उस दिन वहां से लौटते समय उसका इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ था कि उसका पूरा शरीर लाचार हो चुका था। आज वो अस्पताल में पड़ा हुआ है। मेरी बेटी उससे अलग हो गई है। अब उसके दिल में रॉकी के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। रॉकी को लगा था कि उसकी मदद करने के लिए श्रेया आगे आएगी, लेकिन उसके बाप को जब रॉकी की सारी हकीकत पता चली तो उसने अपनी बेटी को रॉकी से बिल्कुल अलग कर लिया। रॉकी अब लाचार और लवारिसों की तरह अस्पताल में पड़ा हुआ है। उसकी ज़िंदगी कब तक की है कोई नहीं जानता, लेकिन उसने मेरी बेटी की जो ज़िंदगी बर्बाद की थी, उसने उसे पूरा तोड़ कर रख दिया। मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा खड़ा किया। मैं दोबारा उसे ज़िंदगी की तरफ लेकर आया। मैंने उसे बताया कि तुम्हारा बाप कोई कमज़ोर आदमी नहीं है। तुम्हारा बाप सारी ज़िंदगी वही बाप रहेगा जिसने हमेशा तुम्हारी खुशियों को अहमियत दी थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे, वो आगे और पढ़े। मेरी बेटी अब यूएस में पढ़ने के लिए गई हुई है। मैं जानता हूँ कि वो वहाँ पर खुश तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसका ध्यान बढ़ गया है और वक्त के साथ साथ उसके ज़ख्मों पर मरहम लग जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।